सभी को नमस्कार। आप सभी को स्वागत है एक और नई कक्षा में। साथियों, हम इस चैनल पर पिछली कुछ कक्षाओं से हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़ रहे हैं और उसमें अभी तक हमने साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों को पढ़ा है। उसके बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ा है और हमने हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन को भी देख लिया है। तो यदि आपने वे कक्षाएं अभी तक नहीं देखी तो चैनल में जाकर उन्हें एक बार अवश्य देख लें। तो अब आ जाते हैं आज की कक्षा पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल की परिस्थितियां। अगर हमें किसी भी साहित्यिक काल को जानना होता है, उसके बारे में समझना होता है, तो हमें उस काल की परिस्थितियों के बारे में पता होना आवश्यक होता है। क्योंकि जैसे कहते भी हैं कि जो साहित्य है वह समाज का दर्पण होता है और साहित्य का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ता है और समाज का जो प्रभाव है वह साहित्य पर पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमें किसी भी काल को समझने के लिए उस काल की परिस्थितियों को जानना आवश्यक हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आदिकाल की परिस्थितियां। सबसे पहले हम देखने वाले हैं राजनीतिक परिस्थितियां। अब जो आदिकाल का समय है वह विद्वानों के द्वारा संवत 1050 से 1375 माना जाता है। ठीक है, लेकिन कई सारे ऐसे विद्वान हैं जो आदिकाल का समय 7वीं शताब्दी से ही प्रारंभ मानते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर जो आदिकाल की परिस्थितियां हैं उन्हें 7वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। सबसे पहले हम देख लेते हैं राजनीतिक परिस्थितियां। तो जब 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो उनके बाद केंद्रीय सत्ता का अंत हो गया। यानी कि जब तक हर्षवर्धन जीवित थे तो एक केंद्रीय सत्ता बनी हुई थी भारत में, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही वह सत्ता भी समाप्त हो गई, जिस कारण से जो राजा थे, अन्य राजा थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और कई तो ऐसे भी थे जिनके अंतर्गत केवल 4-5 गांव आते थे और उन्होंने भी स्वयं को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया था। अब इस सब के कारण जो उस समय के शासक थे, जो राजा हुए, उनमें आपसी कलह बहुत ज्यादा बढ़ गई और उनमें आपस में युद्ध छिड़ने लगे। जो राजपूत थे और जो जाट थे उनमें युद्ध बहुत ज्यादा होने लगे और युद्धों का जो मूल कारण था वह मुख्यतः 3 कारण थे इस काल में युद्धों के: जोरू, जर और जमीन। कौन कौन से? जोरू, जर और जमीन। ठीक है, जोरू का अर्थात होता है स्त्री, जर यानी सोना और जमीन यानी भूमि। और इस काल के जो शासक थे वह मुख्यतः एक दूसरे शासक की जो सीमा है वह अपने उसे हड़पने के लिए मुख्यतः युद्ध होते थे। वह अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए सामान्य तौर पर दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे, जिस कारण इस काल में आपसी कलह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इसका फायदा उठाया जो विदेशी आक्रमणकारी हुए, जो जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, इसका फायदा उन्होंने बहुत उठाया। जैसे कि 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी ने भारत पर बहुत सारे आक्रमण किए और भारत का जो धन था उसे वह यहाँ से लूट कर चला गया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद गौरी आता है जिसने भारत पर आक्रमण किया। पहली बार तो वह दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया, लेकिन जब उसने दोबारा भारत पर आक्रमण किया तो उस समय उसका साथ दिया जयचंद ने, जिस कारण से कि उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और उसे गजनी ले गया अपने साथ। ठीक है, तो इस सब के साथ ही हम देख सकते हैं कि जो उस समय के शासक थे उनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भाव भी बहुत था। इतना ज्यादा था कि वे विदेशियों तक को आमंत्रित कर देते थे किसी और को पराजित करने के लिए। ठीक है, तो इन सब के साथ ही हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियां थी वह किसी भी रूप में अनुकूल नहीं थी। उनमें बहुत ज्यादा युद्ध थे और बहुत ज्यादा अराजकता का माहौल था उस समय। ठीक है, ये तो हो गई राजनीतिक परिस्थितियां। अब आ जाते हैं सामाजिक परिस्थितियों पे। तो आदिकाल की जो सामाजिक परिस्थितियां थी वह भी किसी रूप में अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां थी उनका सीधा सीधा प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों में भी पड़ा था। और जो उस समय के राजा थे उन्होंने प्रजा पालन के धर्म को ठुकरा दिया था। जैसे कि एक राजा का धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है अपनी प्रजा का पालन पोषण करना, लेकिन उस समय के जो शासक थे वह तो युद्धों में व्यस्त रहते थे
या फिर अपनी रानियों के साथ भोग विलास में लगे रहते थे। ठीक है। और जो आदिकालीन समाज था वह बहुत सारी कुरीतियों से ग्रस्त था। जैसे आदिकालीन समाज में जाति प्रथा थी, छुआछूत थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके बाद बाल विवाह, फिर कन्यावध जैसी बहुत सारी कुप्रथाएं इस काल में प्रचलित थी, जिस कारण समाज का ह्रास हो ही रहा था। ठीक है। और जो आदिकालीन समाज समाज है, उस समय स्त्रियों की दशा भी अच्छी नहीं थी। स्त्रियों को उस समय भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। ऐसा माना जाता था उस समय कि जिस पुरुष के पास जितनी ज्यादा स्त्रियां होंगी, यानी जितनी ज्यादा वो शादियां करेगा, उतना ही ज्यादा वह शक्तिशाली माना जाएगा। ठीक है। तो इन सभी को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो आदिकालीन समाज था उसकी परिस्थितियां भी किसी रूप में अच्छी नहीं थी, वह उसमें भी बहुत सारी विकृतियां आ गई थी। अब इसके बाद आ जाते हैं धार्मिक परिस्थितियों पे। तो जो जब हर्षवर्धन का काल था तो वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को ही अपना राजधर्म घोषित किया था, जिस कारण जो हिंदू धर्म था उसे बहुत ज्यादा ह्रास हुआ था। ठीक है। और उसके अलावा उस समय में जो जैन जैन धर्म था उसका प्रभाव भी लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था, जिसके कारण हिंदू धर्म धीरे धीरे लोग छोड़ रहे थे। हिंदू धर्म से वे दूसरे धर्मों में जा रहे थे। लेकिन उसके इन सब के पश्चात भी जो हिंदू धर्म था वह उस समय का मूल धर्म बना रहा। ठीक है। अब ये तो हो गई धर्मों की बात, लेकिन जो उस समय के धार्मिक परिस्थितियां थी वह भी किसी रूप में अच्छी नहीं थी, क्योंकि जो उस समय के धर्म अनुयायी थे वह बहुत सारे आडंबरों में फंसे थे। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म में ही देखें तो सिद्धों ने जो सामाजिक भोग विलास है उसको अनिवार्य बना दिया था। मतलब उनको मानना था कि यदि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें सांसारिक भोगों को भोगना होगा, जिसके बाद ही हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। और हिंदुओं में भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ समझा जाता था। उसके बाद अगला स्थान क्षत्रियों का था, उसके बाद वैश्य और अंतिम में आते थे शूद्र। और शूद्रों का समाज में बहिष्कार किया जाता था, उनके साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था और बहुत सारा उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था इस समय में। ठीक है। तो इस समय की धार्मिक परिस्थितियां भी अच्छी नहीं मानी जाएंगी। ठीक है। अब आ जाते हैं सांस्कृतिक परिस्थितियों पे। अब जिस काल की राजनीतिक परिस्थितियां इतनी खराब हो, सामाजिक परिस्थितियां इतनी अनुकूल ना हो और धार्मिक परिस्थितियों का भी ह्रास हो चुका हो, तो उस समय की सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। जो आदिकाल था उस समय तक जो भारतीय कलाएं थी, जैसे कि हर्षवर्धन में भारतीय कलाओं का बहुत ज्यादा विकास हुआ। जैसे मूर्ति कला, चित्रकला आदि बहुत सारी कलाएं थी जिनका की विकास हुआ हर्षवर्धन के काल में। लेकिन जैसे उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जैसे जैसे विदेशियों का आक्रमण बढ़ा, उसके साथ ही जो ये भारतीय कलाएं थी ये विलुप्त होती गई, क्योंकि जो विदेशी आक्रमणकारी थे, मुसलमान थे, वे भारतीय कलाओं का सम्मान नहीं करते थे। वे मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, जिस कारण उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किए तो उन्होंने जो भारत के देव मंदिर थे उन्हें तोड़ा और वहां पर स्थापित मूर्तियों को भी तोड़ दिया, जिस कारण से जो भारतीय कलाएं थी उनका भी धीरे धीरे ह्रास होता चला गया। सांस्कृतिक परिस्थितियों के बाद अब आ जाते हैं साहित्यिक परिस्थितियों पे। तो जिस काल में आप देखेंगे कि राजनीतिक परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल थी। ठीक है। सामाजिक परिस्थितियां भी अच्छी नहीं थी और धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों का भी ह्रास हो चुका था। लेकिन ऐसे काल में भी जो साहित्य है वह निरंतर रचा जा रहा था। और इस काल में अगर हम देखेंगे तो हमें साहित्य के मुख्यतः दो रूप मिलते हैं। पहला आता है धार्मिक साहित्य और दूसरा वीर गाथात्मक साहित्य। कौन कौन से? पहला है धार्मिक साहित्य और दूसरा वीर गाथात्मक साहित्य। ठीक है। अब ये जो धार्मिक साहित्य है यह लिखा गया सिद्धों, नाथों और जैनों द्वारा। उन्होंने जो साहित्य लिखा वह मुख्यतः
उपदेश के रूप में लिखा, यानी कि उन्होंने समाज में उपदेश देने के लिए मुख्य रूप से साहित्य की रचना की। ठीक है। और जो वीर गाथात्मक साहित्य लिखा गया वह लिखा गया चारण कवियों द्वारा, जो कि राजाओं के आश्रय में रहते थे। उन्होंने वीर गाथात्मक साहित्य अपने राजा की प्रशंसा करने के लिए लिखा, जिसमें कि उन्होंने अपना जो शासक है उसकी वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी किया है। यानी कि ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें हमें राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन देखने को मिलता है। इसके अलावा इस काल में श्रृंगारिक साहित्य भी बहुत सारा लिखा गया। यह भी इन्हीं चारण कवियों द्वारा लिखा गया अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। तो ये तो हो गई आदिकाल की परिस्थितियां। अब इसके बाद अगली कक्षा में हम देखेंगे आदिकाल की प्रवृत्तियां। तब तक के लिए धन्यवाद।